जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने लश्कर तैयबा के टेरर फाइनेंस नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। फोर्सेस ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 6 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। आईजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गिरफ्तार शुदा OGWs हवाला के जरिए बड़ी रकम इकट्ठा कर रहे थे। आईजीपी ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के अहिया के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहा है। इसी मकसद से मुख्तलिफ जरियों से भारी रकम और दीगर मवाद यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। काम सौंपा गया था वो एक ओवरग्राउंड नेटवर्क बनाना था और एक कंड्यूसिव माहौल तैयार करना था जिसमें कि ये आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट कर सके, उसको अंजाम दे सके। कंटिन्यूसली इनको पैसे की सप्लाई की जाती थी। अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उसमें तकरीबन 12.5 लाख रुपए का हमें हवाला आया है, जिसमें कि 3 जरिए से ये पैसे इनको भेजे गए। एक तो वो अनसस्पेक्टेड लोग जो है, जो विजिटर्स हैं, जो अपने रिश्तेदारों को विज़िट करने जाते हैं वाया अटारी बॉर्डर वीज़ा के ज़रिए, और जब ये वापस आते हैं तो वहाँ लश्कर का कोई टेररिस्ट आता है, आतंकवादी, और इनको कुछ पैकेट हैंडओवर करता है और इनको ये कहता है कि इन्हें जम्मू ले जाना है, और जम्मू में कोई लश्कर का आदमी आके इनको कलेक्ट कर लेता था। और इस मौके पर आईजीपी ने कहा कि जांच से पता चला है कि इस पूरे नेटवर्क के बैरून ममालिक से कनेक्शन है। में कुछ और कश्मीर बेस्ड ओवरग्राउंड वर्कर्स जो लश्कर से जुड़े हुए हैं उनके नाम सामने आए हैं, जिन पे तफ्तीश जारी है। ये नेटवर्क, इसकी रीच कुछ पंजाब, कुछ मुंबई, कुछ थोड़े बहुत यूपी से भी इनके तार जुड़े हुए हैं, और इनमें भी ये इनकी ओवरग्राउंड सपोर्ट बेस और या उनके सप्लाई चैनल्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते रहे हैं। इस नेटवर्क ने पिछले महीने डोडा में एक पाकिस्तानी फ्लैग की होस्टिंग की थी, जो कि लश्कर के कमांडर के कहने पे हुई थी। इस पे उस केस में भी कार्रवाई की जाएगी। शुमाली कश्मीर के कठवार गली कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक गुज़श्ता रोज़ शहीद हुए फौजी एहलकार आमिर हुसैन वानी की आखिरी रसूमात उनके आबाई इलाके अनंतनाग के कोठेर शांगस में अंजाम दी गई। आमिर ड्यूटी के दौरान एक नाले में गिरकर शहीद हो गए, जिसके बाद तिरंगे में लिपटे इनके जस्द खाकी को उनके घर पहुंचाया गया तो वहां पर सफ़े मातम बिछ गई। इनकी नमाज जनाजा में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें फ़ौज और पुलिस के आला अफसरान व जवान भी शामिल थे। इससे कबल उन्हें फ़ौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और एजाज़ी व सलामी भी दी गई। फ़ौज ने उनकी शहादत को वतन के लिए एक अजीम कुर्बानी करार दिया है। लोगों के मुताबिक आमिर बचपन से ही बासलाहियत नौजवान था और वो हमेशा लोगों के दुख दर्द में काम आता था। लोगों ने भी आमिर को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि आमिर की अचानक मौत से उन्हें काफ़ी सदमा हुआ है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि बेगुनाहों के कत्ल का कोई भी जवाज़ नहीं बनता है और ना ही कोई मजहब इसकी इजाज़त देता है। अनंतनाग के विसु काजीगुंड में मिलिटेंटों के हाथों कत्ल किए गए सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के घर पर ताज़ियत करने के बाद कौल ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सज्जाद के अहल खाना की किफ़ालत और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मजहब इस प्रकार की हत्या करना, इस प्रकार का मारना, ये कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। जिन्होंने ये काम किया उन्होंने अपने मज़हब को भी बदनाम किया है, उन्होंने अपने आप को भी बदनाम किया है और वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। हमने आज इस परिवार को इनको आश्वासन दिया है कि हमारे ओर से जितना इनको हो सकता है उतनी हम सहायता इस परिवार को करेंगे, इन बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मुस्बत केसेस और वायरस मुतासरा मरीजों की अमवात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यूटी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 10 मरीजों की मौत हो गई है। ये सभी अमवात वादी कश्मीर में हुई हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से
459 अफराद फौत हो चुके हैं। उधर यूटी में आज मजीद 463 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें कश्मीर से 382 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू खित्ते से आज मजीद 81 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 24,390 अफराद के कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। मेडिकल ब्लॉक पामपुर से आज मजीद 20 कोरोना मुस्बत अफराद का टेस्ट मनफी आने के बाद उन्हें अपने अपने घरों को रवाना किया गया। इस मौके पर बीएमओ पामपुर ने उन अफराद को गुलदस्ते पेश किए। उन्होंने कहा कि इन अफराद ने इंतजामिया को अपना ताउन दिया है, बाकी लोगों को भी ताउन देने की ज़रूरत है, तभी हम वबा से निजात पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 दिनों से ब्लॉक पामपुर में तकरीबन हमने 70 पेशेंटों को घर भेज दिया वापस, जो नेगेटिव आ गए। आज यहाँ निहामा में 20 मरीज़ जो हमारे पास एडमिट थे, ये पहला बैच था और 20 के 20 कल शाम को उनका रिपोर्ट आया था, वो नेगेटिव आ गया और आज सुबह हमने इनको अपने घरों को भेज दिया। ये बड़ी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में आज सुबह कोरोना मुतासरा 65 साल खातून की मौत वाक़ हो गई। मरीज़ा को रवा माह की 5 तारीख को पुलवामा अस्पताल में दाखिल किया गया था। नोहरा मलापुरा पुलवामा की रहने वाली खातून की तदफीन SOP के तहत उसके आबाई इलाके में अंजाम दी गई। पुलवामा में इस वक्त 700 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हैं। जम्मू में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफे के बाद इंतज़ामिया ने दोबारा 2 दिनों का लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। लॉकडाउन गुज़श्ता शाम 6 बजे से शुरू हुआ और पीर की सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। आज लॉकडाउन का असर देखने को मिला और बेशतर अफराद ने घरों में रहने को ही तरजीह दी। तजारती मराकज़ बंद थे और मार्केट और सड़कें सुनसान नजर आईं। पुलिस ने जगह जगह तारें लगाई थीं और सिर्फ इमरजेंसी खदमात के लिए ही लोगों को इजाज़त दी गई। सरकारी दफातर में हाजिरी कम रही और बेशतर निजी दफातर बंद रहे। जम्मू में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफे से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने इंतजामिया से इस वबा पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दामात करने पर जोर दिया। बांडीपुरा में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने जिले में मजीद 9 मकामात को रेड जोन करार दिया है। रेड जोन करार दिए गए इलाके संबल, हाजन, बांडीपुरा, अजस और गुरेज व तुलैल तहसील में वाक़ हैं। उधर जिले में जारी लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टर्स और छोटे दर्जे के सब्जी व मेवा फरोश काफ़ी परेशान हैं। इन लोगों का कहना था कि इनके लिए लॉकडाउन का ये सिलसिला पिछले साल से ही जारी है। इन लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुश्किल की इस घड़ी में इनकी मदद की जाए। अगर तुम वो पत्मो 5 अगस्त 2019 पे ऑलरेडी अस लॉकडाउन कोरोना वायरस सत गई ईद देवर मुलतरा कि कुन जाए नेरित कहीं तो वनस ट्रांसपोर्ट यूत खत्म कि ड्राइवर वनस मजूर करान दोती मजूर कारपेंटर काम करने खतर रोडन तील त्राने खतर मैकडम त्राने खतर ड्राइवर वनस द्रामत घाट लॉकडाउन सत बापर पे फोन करान फोन यमन दोन कंटिन्यू अनो कैसा तमन दिवान कि मगर करा एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कि अगर क्या लोन तड़न वार कर ABC यमन लोन क्या एडमिनिस्ट्रेशन आज। कई महीनों बाद शोपियां के फ्रूट मंडी को अब खोल दिया गया है। किसान मेवा काश्तकारों और ताजरों में खुशी देखी जा रही है। दफा 370 की मनसूखी के बाद मेवा काश्तकारों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें अब उम्मीद है कि गुज़श्ता 1 साल में हुए नुकसान की भरपाई भी इस साल हो जाएगी। कोविड-19 के चलते इंतजामिया ने फ्रूट मंडी में हुकूमत की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक कारोबार करने की हिदायत दी है। का पूरा ख्याल रखते हैं और काम भी अच्छी तरह से चल रहा है। इससे पहले हमने चेरी का काम किया था, चेरी में भी 10-15 गाड़ियाँ चेरी निकलती थी। आज 30-40 गाड़ियाँ बगोगोशा की भी यहाँ निकलती है और कोई दिक्कत नहीं आ रही। 2-3 साल से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया किसानों को, क्योंकि पिछले साल सबसे पहले जब हड़ताल की वजह से हमारा माल हमें गाड़ियाँ नहीं मिल गई, उस वजह से हमारा माल समझो 100 रुपये 150 रुपये पेटी बिक रही थी बगोशे की। शुक्र अल्लाह का इस साल रेट भी ठीक है। इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल हमारा वो भरपाई हो जाएगी उस नुकसान की जो पिछले 2 सालों से हमें हो गया। उम्मीद ये वरियस पे इंशाल्लाह रहमान ताकि थोड़ा सा परसों की डैमेज
तो सह गस इंशाल्लाह उम्मीद कि रोज रेट ठीक तो बी इंशाल्लाह रहमान बी पूरे गवर्नमेंटस पे उम्मीद तम कर सैनिस फ्रूटस असल पे वत मसल वत थन असल पे टाइमस पे कोविड की वजह हालात तो अम सह गई थोड़ा परेशानी जबरदस्त अलबत्ता फिर भी उम्मीदन पे इंशाल्लाह रहमान कि ये रेट ठीक गई मंडी शहाल वात माल योर वार कर वन ड्राइवर त माल त पक असल पे नो वो उम्मीद वो गवर्नमेंटस गुजारिश कर ये नीर माल गाड़ वत रुकान बी ट्रैफिक वातान टाइमस पे तोत माल कोरोना की वजह से बहुत परेशानी है पर लेकिन काम अच्छा उम्मीद रखी है काम अच्छा चलना चाहिए अच्छे काम चलेगा तो गुजारा चलेगा अगर काम नहीं चलेगा वादी में कम बारिश के चलते मुख्तलिफ किस्म की फसलों खासकर फलों और धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वाडोरा और इसके आसपास के इलाकों में हज़ारों कनाल ज़मीन पर धान की फसल को पानी दस्तयाब नहीं है। ऐसे में किसान परेशान हैं और फसल की सलामती के लिए किसी करिश्मे का इंतज़ार कर रहे हैं। वाडोरा और सोपोर के इलाकों में आपाशी का बेहतर निज़ाम नहीं होने के सबब किसानों को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे आपाशी की सुस्त रवैये और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते इन इलाकों के 2 आपाशी के वसाइल काम में नहीं लिए जा सकते। जंगेर कल यह हर बुम्बई किन थजर अत गवर्नमेंट कह तवजह मगर कलवान ती सफाई हिच दिस मामूली तुम वो पान तु मानस तथ वोत रेतस आब पे वोत न अत कहें जमीनस 3,500 कनाल यत दोप सोत इरीगेशन वाले तुम लगियो थल आब हसा गई सही कम अत यम्बरन आमुत दर तथ लगे डोजर अत लगन 8-10 गंट तथ बे शू पोजल पोर गेजस नश लागुन डोजर अति गि कल जंगेर नहर सह वात अगर वनस अमुक आब वात वनस बचो अस रोजगार ये गवर्नमेंटस कि आर यी है कि खुदा सद खातिर अत दिए आब और कोल हुंद योर करे पंप वाले कम ज्यादा कह तो करो हेल्प हूँ अत तो अति ये फायदा बचाव ये आयाल बार गरीब अथ पे मे फल तो रूद कुन तुम नी अड़ी सट तो अड़ी पत जिला पुलवामा में बेशतर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम में नाकारा होने से कई इलाकों में खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। राजौरा इलाके की केरवा पर मौजूद मेवा बागात ज़्यादातर बारिश और लिफ्ट इरीगेशन स्कीम पर ही मुनहसर हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ माह से बारिश न होने और अब महकमे आपाशी की लिफ्ट इरीगेशन स्कीमें नाकारा होने से मेवा बागात में सेब की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियां पाई जा रही हैं। उधर महकमे आपाशी पुलवामा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि दरिया जहलम में पानी की सतह कम होने से बेशतर लिफ्ट इरीगेशन स्कीमें मुतासर हुई हैं। चूँकि पत जूनस मज कोर यमो आब स्टार्ट बरसात पे नुस कहें बारिश पे कहें अस गई काफ़ी मुश्किलात मेव गो तबाह नम कुल लग होकने कहन इंतजाम बार बार गसान महकमे इरीगेशनस तो ये करो दपान आब लेवल कम दरियावस वन हेकान वनस कहन तुविधा दिथ आबुक जो सम्प लेवल से नीचे 1-1 फुट नीचे है और वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब तक सम्प में पानी नहीं घुसेगा और सम्प जिनमें हमने डिसल्टिंग भी की सम्प को भी नीचे किया उसमें एक्सटेंशन मैकेनिकल वालों ने भी एक्सटेंशन पाइप लगाई वो कामयाब हो गए, लेकिन जिनके सप्लाई चैनल कंक्रीट के हैं उसमें हम डिसल्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज उनको हम कंक्रीट बेस नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए जब तक पानी की लेवल रिवर झेलम में कम से कम 3 फुट तक नहीं जाएगी तब ये सब पंप वापस दोबारा ऑपरेशन हो जाए। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का कहना है कि जनूबी कश्मीर में फोर्सेस के ऑपरेशन की वजह से अब मिलिटेंट शिमाली कश्मीर में सरगर्म है। राजू ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल के साथ खास बातचीत में कहा कि ज़्यादातर गैर मुल्की मिलिटेंट भी शिमाली कश्मीर में मौजूद हैं। GOC ने कहा कि रियाज नाइको की हलाकत से बड़ी हद तक अमन के क़याम में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि IED बनाने में माहिर कई मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। लगता है कि किस तरह के हालात हैं अभी कश्मीर वैली के अंदर। मेरे हिसाब से जो इंटरनल सिचुएशन है काफ़ी हद तक कंट्रोल में है।
सभी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सबका गोल है अमन पैदा हो कश्मीर घाटी के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो, CAPF हो, साथ साथ में हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एक सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो हमारी जो बर्ताव है, सही बर्ताव है, उसकी वजह से आर्मी और आवाम के बीच में एक नया रास्ता पैदा हुआ है, नया रिश्ता पैदा हुआ है। तो टेररिस्ट की बात करूं, उनकी स्ट्रेटजी है इलाके के अंदर वायलेंस हो, जान माल के नुकसान हो, उसके लिए हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरा तैयार है। हमारे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं बहुत स्पेसिफिक इंट के साथ हो रहा है, मिनिमम फोर्स के साथ हो रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो कोलैटरल डैमेज है हम उसके ऊपर काबू कर पाए हैं। पिछले 1 साल के अंदर जो सिविलियन कैजुअल्टी है उसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाया है। और अचानक आजकल जो हाल ही में आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर हमला हो रहा है, ये टेररिस्ट का एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। मैं आज का दिन में ये बोलना चाहता हूँ कि जो सॉफ्ट टारगेट के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हमारा जारी रहेगा। नॉर्थ कश्मीर में भी मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ने लगी हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? क्यों कर ये अपसर्ज हो रहा है, ये मिलिटेंसी की एक्टिविटीज नॉर्थ कश्मीर में भी बढ़ रही है? जब भी प्रेशर हम एक तरफ ज़्यादा लगाते हैं तो अपने आप ही मतलब टेररिस्ट की जो एक्टिविटी है बदल जाता है। आपको मालूम है कि पिछली 2-3 महीने में हम साउथ कश्मीर के अंदर काफ़ी दबाव डाला था। मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो अभी नॉर्थ कश्मीर में जो हरकत हो रहा है वो उसी की वजह से है। और आपकी जानकारी के लिए नॉर्थ कश्मीर में भी हमारी ऑपरेशंस अभी काफ़ी कारगर हो रहा है, और मुझे यकीन है कि हमको नॉर्थ कश्मीर में भी ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है उनके ऊपर हम सही कार्रवाई करेंगे। अभी समर का महीना है, इसके वक्त LOC की तरफ से जो गर्मियों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की तादाद हमेशा बढ़ जाता है, और इसको रोकने के लिए हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। बट फिर भी कुछ आदमी अगर निकल के आते हैं तो वो उस इलाके के अंदर थोड़ी बहुत गरमाइश पैदा करते हैं, और उसको नाकार करने के लिए हमारी कार्रवाई पूरी रहेगा। फिलहाल आपके सवाल सही है कि हमको नॉर्थ कश्मीर के अंदर और फोकस्ड एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। कि कितने एक्टिव कमांडर्स हैं जो आपके राडार पर हैं, जो आपको लगता है कि उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने रियाज नाइकी को न्यूट्रलाइज किया था, वो काफ़ी साल तक था। इन सालों के अंदर उसको पास काफ़ी तजुर्बा था, उसका कनेक्शंस थे, उसको फाइनेंस के बारे में जानकारी था, रिक्रूटमेंट में उसका काफ़ी कामयाबी रही। सो जब उसको हमने न्यूट्रलाइज किया तो अपने आप ये जितने भी क्षमता है उसके साथ वो निकल जाता है। आज के दिन में जो भी एक सैफुल्लाह बोल के एक नया लीडर शायद नियुक्त किया गया है, बट उसके अंदर उतना कारगर क्षमता नहीं होगा। उसी मार्फिक जितने भी LET हो, जैश हो, या अंसर गज़वतुल हिंद हो, उन सब का न्यूट्रलाइज हो चुका है। सो आज का दिन में अगर हम घाटी के अंदर थोड़ी अमन देख रहे हैं, ये इसकी वजह भी एक है, कमांडर को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, और हम एक कार्रवाई पे लगे रहेंगे। कितने अभी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय हैं, और उनका जो रोल है वो क्या है? ये अच्छा सवाल है। आज का दिन में जो फॉरेन टेररिस्ट है उनकी नफरी नॉर्थ कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा है और साउथ कश्मीर में कम है। अगर मैं मोटे तौर पे नंबर लगाना चाहता हूं तो दोनों मिल के तकरीबन 70 से 80 के नंबर आसपास है। इनकी ट्रेनिंग लेवल थोड़ी ज़्यादा रहता है। उनकी जो मेन काम होता है लोकल टेररिस्ट को थोड़ा गाइडेंस देना है, और साथ साथ मिलके ऑपरेशन करने का भी होता है। और ये भी देखा गया है कि कई जगह में फॉरेन टेररिस्ट जहाँ होता है उधर रिक्रूटमेंट में थोड़ा बढ़त भी हो जाता है। सो इसके बारे में हमको जानकारी है, और हम हमेशा बोलते हैं कि जो फॉरेन टेररिस्ट न्यूट्रलाइज करना जल्द से जल्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से लग रहा है कि IEDs का इस्तेमाल दोबारा होने लगा है। क्या हम ये मानें कि मिलिटेंट रैंक्स में मिलिटेंट ग्रुप्स को अब एक्सपर्ट्स मिले हैं? ऐसा कोई ज़्यादा बढ़ाव भी नहीं है, बट कम भी नहीं है। आई थिंक हालात IED के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपर्टीज़ है थोड़ी बहुत था, उसको हमने हाल ही में न्यूट्रलाइज कर पाया है, बट क्या पूरा उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाया है ये नहीं बता सकूंगा। आगे भी हम जो भी आदमी हैं जिसके पास IED बनाने का जो ताकत है उसको न्यूट्रलाइज करना
पर हम जोर लगाएंगे और साथ साथ में आईडी बनाने की जो क्षमता है, जो जहां फैक्ट्रियों से जो आईडी का मटेरियल निकलता है या इन्फिल्ट्रेशन के दौरान जो आईडी की जो आइटम्स आते हैं उनके ऊपर भी हम जरूर एक नज़र लगाएंगे। आईडी के अंदर उनको हमारे साथ कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और जब आईडी के अंदर अटैक के अंदर सफलता होता है तो फिर हमारे नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है। सो इसके बारे में हम जरूर सोच विचार कर रहे हैं। 5 अगस्त 19 के बाद पाकिस्तान के ऊपर लोकल काफ़ी प्रेशर था कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ करे। उस दिशा में वो काफ़ी टेररिस्टों को आगे धकेल दे रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। इसके बारे में हमारा को पूरा खबर है। पीओके में जो जितने भी टेरर कैंप्स है और लॉन्च पैड्स है वो पूरा एक्टिव है। आज का दिन में तकरीबन 250 से 300 टेररिस्ट उधर तैयार है। FATF की जो इंटरनेशनल स्क्रूटनी है पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी बढ़ चुका है। इस सिलसिला में वो जरूर कोशिश करेगा कि फॉरेन टेररिस्ट के साथ कुछ लोकल टेररिस्ट को भी अंदर घुसाने का, ताकि इसको एक लोकल मूवमेंट की जो शक्ल देना चाहता है कि कुछ स्टूडेंट्स इधर से जो वीसा के ऊपर जो गए थे और उधर पढ़ाई करने के लिए गया है उनको भी वो इन्फ्लुएंस करना कोशिश कर रहा है और उनका दिमाग फिरा के उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से भेजना कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की तरफ जो पढ़ाई के लिए। उसके ऊपर भी हमारा नज़र है। बॉटम लाइन ये है कि जो हमारी जो सर्वेलेंस ग्रिड है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो काफ़ी कारगर है। हमारा जवान तैनात है, साथ साथ उनको हमने काफ़ी सर्वेलेंस डिवाइस है, हथियार है। आप क्या समझते हैं, क्या सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कवर दिया जाए उन मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए? मेरे हिसाब से सीज फायर वायलेशन का एक ही बड़ा मुद्दा है, वो है इन्फिल्ट्रेशन में उनको जो टेररिस्टों को हो उनको मदद मिले। क्योंकि जब भी सीज फायर वायलेशन होता है हमारा जो फॉरवर्ड जो पोजीशंस है या हमारा जो ऑब्स्टिकल सिस्टम है उसके ऊपर जब बॉम्ब गिरते हैं तो हमारी जो क्षमता है उस समय के लिए थोड़ी कमज़ोर हो जाता है। हम इसको रोकने के लिए पूरी तैयारी में है। दुख का बात है कि हमारा भी जो सिविलियन के ऊपर भी कई बार एक गोले गिर जाता है और कैजुअल्टी हो जाता है। सो उस दिशा में हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कई बंकरों की जो कार्रवाई थोड़ा बहुत रुक गया था वो दोबारा चालू हो गया है। ये जो ड्रग स्मगलिंग है उसका और टेररिज्म का कितना आपस में जोड़ है, ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और किस तरह की कार्रवाई आर्मी की तरफ से की जा रही है? जो कश्मीर के अंदर जो ड्रग्स पाकिस्तान की तरफ आते हैं उसकी वजह से उसकी बेसिक कारण ये है कि पाकिस्तान जो इधर दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, उसको मदद देना चाहता है और ये मदद देने के लिए या वो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करे या हथियार अंदर ले आए या साथ साथ में ड्रग्स भी लेके आता है। ये जो ड्रग्स छोटा क्वांटिटी में आता है बट उसकी जो दाम है घाटी के अंदर वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिससे वो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वो चला पाए। हमारी जो बॉर्डर सर्वेलेंस है हम उसके ऊपर फोकस तरीके से देख रहे हैं। जो हवाला नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मिलके हम टारगेटेड एक्शन कर रहे हैं जो टेरर फंडिंग के ऊपर। और साथ साथ में जो हमारी जो LOC के ऊपर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है उधर भी हम ये जितने भी क्रॉसिंग पॉइंट्स है उधर हम कड़ी नज़र रख रहे हैं। अगर कोई ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सो इसके लिए कई चीज़ की करने की ज़रूरत है। हमारा इंटेलिजेंस बहुत कारगर होना जरूरी है। ये जो ड्रग है सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं बट इधर कश्मीर की जो आवाम है उनके अंदर भी एक जहर फैला रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो जो ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिकल वर्कर है जो सॉफ्ट टारगेट बन रहा है अभी उसकी जान को बचाया जा सके? एक है कि हमारी जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस है उसमें और बढ़ावे की जरूरत है। जब भी हाई लेवल थ्रेट है उस वक्त हमने उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है ताकि उनको जान मान को कोई नुकसान ना हो। और भाई सबसे बड़ा स्टेप या रिस्पांस जो होगा ये अवाम उठ के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर जब हमला होता है तो एक अवाम के ऊपर भी हमला मान सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लोकल जो यूथ है वो मिलिटेंसी की तरफ ना जाए? ये जो मिलिटेंट रिक्रूटमेंट के ऊपर काबू करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आज का दिन में। 2017 में तकरीबन 200 के ऊपर रिक्रूट हुए थे, 2018 में तकरीबन 120 के आसपास थे।
इस साल आज का दिन में तकरीबन 90 के आसपास 80 से 90 के बीच में कुछ नफरी है। पिछले महीने तक नंबर 70 ही था, बट मेरे को सुनने में आ रहा है कि पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 15 एक बढ़ गए हैं। और ये जो राइज़ है थोड़ा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि 5 अगस्त का महीना आ रहा था और इस दिशा में पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा है और लोकल का भी जो एक फोकस्ड पुश था रिक्रूटमेंट के दौरान। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद मेरे हिसाब से रिक्रूटमेंट की जो सिलसिला और कम होते जाएगा और इस दिशा में हम लोकल यूथ को काफ़ी काउंसलिंग करते हैं। इसके अंदर हम इधर की जो आवाम की जो यूथ के जो पेरेंट्स हैं, वारदाएँ हैं, उनके साथ हम काफ़ी कांटेक्ट में रखते हैं। कोशिश रहता है कि लोकल का नुकसान ना हो, क्योंकि वो हमारे साथ वाला है और उसको मारने में हमको कोई खुशी नहीं मिलता है। और आगे भी हमारा ये लगातार कोशिश रहेगा कि ये जो गलत रास्ते लेके जा रहे हैं, जो भटक गए हैं, उनको सही रास्ता ले आना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। जनरल साहब, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सरकारी असातिज़ा को अब सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर ही तरक्कियाँ मिलेंगी, जबकि लापरवाही बरतने वाले असातिज़ा को कार्रवाई का सामना होगा। इन बातों का इजहार कमिश्नर सेक्रेटरी बराए एजुकेशन असगर सामून ने कुपवाड़ा में डाइट की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में स्कूल खोलने के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और मुनासिब वक्त पर फैसला लिया जाएगा। सामून ने असातिज़ा को बच्चों की पढ़ाई में बेहतरी लाने का भी मशवरा दिया। तकरीबन 10 लाख बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर इन टीचरों ने पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, इस तरह खाली तनख्वाह के पीछे पड़े रहे, साइड बिजनेस लगे, ये सारे काम करेंगे, तो फिर हमारी एक जनरेशन नई अनपढ़ों की तैयार हो जाएगी। बेटर तो प्राइवेट स्कूल, उनका बच्चा पास होता है, हमारा फेल होता है, उनका फर्स्ट डिवीजन हमारा थर्ड डिवीजन में है। हमारे यहाँ जवाबदेही नहीं है, लूट समझ रखा है क्या? अब गवर्नमेंट इस बारे में सीरियस है। जो टीचर काम करेगा उसको प्रमोशन भी मिलेगी, बाकी चीज़ें मिलेगी। नहीं करेगा उसको खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई ट्रेड यूनियन की बात नहीं है, इसमें कोई नहीं है। ये हमारे बच्चों के जो इंसानी हुकूक हैं उनको पामाल कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं कहता सारे टीचर, नहीं हमारे अच्छे टीचर हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में हमारी LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने बारामूला के सुपूर का दौरा किया। उन्होंने कम से कम 13 अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल और मुतालबात को सुना। DDC बारामूला, JNTU और SSP सुपूर समेत दीगर अहम महकमों के आला अहदेदार मौजूद थे। सुपूर मेवा काश्तकार एसोसिएशन ने सुपूर की फ्रूट मंडी को अपग्रेड करने और मौजूदा हालात में किसानों का KCC लोन माफ़ करने का मुतालबा किया। LG के मुशीर ने तमाम मसाइल को बगौर सुना और जल्द अज जल्द मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। पब्लिक को तभी हम कनेक्ट कर सकते हैं जब हम उनके पास जाएं, उनको सुने, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म ढूंढने की क्या हो सकता है। और जो डेवलपमेंटल सिनेरियो है उसका जो है रिव्यू किया मैंने आज यहाँ पे, साथ ही लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो सुने क्या है और मौके पर ही डायरेक्शंस दिया है तमाम अफसरों को कि किसने क्या करना और एक टाइमलाइन साथ बना के रखी है कि कितनी देर में उनको जो है वो कंप्लीट करना है। जम्मू कश्मीर की सरकर्दा शख्सियत माहिर तालीम प्रोफेसर आगा अशरफ का इंतकाल हो गया है। वो 97 बरस के थे। घर वालों के बयान के मुताबिक प्रोफेसर आगा अशरफ ने राजबाग में वाक़े अपनी रिहाइशगाह में बीती शब 11:45 पर आखिरी सांस ली। अरकान ख़ानदान के मुताबिक मौजूदा हालात के तनाजुर में कोई इज्तिमा नहीं हुआ और लोगों से इनफरादी दुआएं करने को कहा गया है। प्रोफेसर आगा अशरफ ने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को तालीम से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा किया था। इल्मी अदबी शख्सियात ने प्रोफेसर आगा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। अशरफ अली एक बहुत बड़ा नाम है तालीम की दुनिया का। मेरे ख्याल में वो कुतुब मीनार था कश्मीर में। आगा साहब जैसी शख्सियतें हर दौर में पैदा नहीं होती, बहुत वक्त लगता है तब ऐसी शख्सियतें वजूद पजीर होती हैं। आगा साहब ने यहाँ बेसिक एजुकेशन का काम जो किया है 1947 में और 1947 के बाद, और उन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की हैसियत से उस ज़माने में एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का चलन शुरू किया। फुलब्राइट स्कॉलरशिप उनको मिली, फेलोशिप, और वहाँ उन्होंने दो चीज़ें, एक तो उनका विजन बहुत बढ़ गया अमेरिका में जा कर के,
और तजुर्बे की दौलत समेटते हुए वो चले आए। प्रोफेसर साहब बरसगीर हिंद पाक की अहम अदबी अलमी शख्सियत में से शुमार होते हैं। उनकी इल्मी बसारत और उनकी दानिशवराना बसारत के रोशन कंदीलों ने वक्त के गुप्त अंधेरों को रोशन करने के लिए हजारा जतन किए। उनका महबूब ख्वाब था कि लोग ज़हनी पसमानदगी से निकलें और एक रोशन जिंदगी का लुत्फ़ उठाएं। It was really sad to learn about the demise of one of the distinguished Kashmiri scholars, Professor Agha Ashraf Ali Sahab. I have known Agha Sahab as an erudite scholar who had many ideas on research and higher education. He was a fantastic teacher who had a vision of how to build institutions. He taught and mentored students and helped them exploit their talent and pursue successful careers. Agha Sahab had a comprehensive memory and came across as a repository of history. He would always leave an indelible impact on one and all with his eloquence. He undoubtedly leaves behind a legacy of dedication and perseverance. इस बात का दुख और अफसोस है कि हमारे दरमियान एक बहुत बड़े तालीमी माहिर और सखावतसार शख्सियत आगा अशरफ साहब नहीं रहे। वो एक इल्मी खानदान का चश्म चराग था। उनकी माँ बेगम तफर साहिबा 48, 49, 52 में यहाँ इंस्पेक्टर स्कूल हुआ करती थी। उसने गांव-गांव जाकर तालीम को आम किया। यही वजह थी उसने अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दी। आगा साहब ने जिस जान फिशानी मेहनत से कश्मीर में तालीम फैलाई और मुख्तलिफ अच्छे उहदों पर रहकर काम किया, वो काबिल सताइश है। जो नुकसान अदब, इल्म और बल्कि इनकलाबी सोच को जो कमी अब महसूस होगी वो बर्पा होना मुश्किल है। जब 2001 में हम आगा साहब से मिलने गए तो वहाँ बात चली सिविल सर्विस के ताल्लुक से। कहा कि देखो ये चंद लोग तो हैं, लेकिन आखिरकार अगर हमारे बच्चे इन इम्तियाजी इम्तिहानात कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी ना करें तो वक्त ऐसा आएगा कि हमारे लोग ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल नहीं रहेंगे। यहाँ क्यों नहीं सिविल सर्विसेज की कोचिंग का इंतज़ाम होता है। मैं दिल्ली गया और डॉक्टर आगा अशरफ के ही एक दोस्त थे प्रोफेसर सदीक, उनसे मदद लेके एसएन दास गुप्ता कॉलेज जब 2001 में हमने यहाँ शुरू किया, आगा साहब उसके पहले पैटर्न थे। लद्दाख में आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। एक मौत करगिल से जबकि एक लेह में हुई है। इस तरह लद्दाख में अब तक कोरोना से कुल 9 अमवात वाक़ हुई हैं। कल लेह में 19 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। माइग्रेंट मजदूरों की लद्दाख में आमद के बाद कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। लेह और करगिल में कोरोना वायरस पर कंट्रोल के लिए लॉकडाउन का सख्ती से अमल किया जा रहा है। जिला पुलवामा के चिवाकलान इलाके में नालारुमशी के पास आज बाद दोपहर लोगों में उस वक्त तशवीश फैल गई जब उन्होंने इलाके में दरख्त से लटकी हुई लाश को पाया। महलूक नौजवान की शनाख्त अशमंदर पुलवामा के रहने वाले शब्बीर अहमद डार के तौर पर हुई है। शब्बीर पेशे से मजदूर था और गुज़श्ता रोज़ से पुरस्कार तौर पर लापता हुआ था। लवाहिकीन के मुताबिक गुज़श्ता कुछ बरसों से शब्बीर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसने इससे पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लिया और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। रामबन में खुदकुशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिले के दूर दराज इलाके संबड़ हडूक में एक और लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। जरा के मुताबिक 22 साला लहर सिंह जुमे की दोपहर से लापता था। आज सुबह लड़के के वालिद ने घर के नज़दीक उसकी लाश एक दरख्त से लटकी हुई पाई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जिला रामबन में 3 माह के अंदर ये 10वीं खुदकुशी हुई है। खुदकुशी करने वालों में ज़्यादातर 15 से 22 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां शामिल हैं।
इसका जो बाप था कि काम पे जा रहा था ऊपर रास्ते में देखा कि एक लहर के साथ लटका हुआ था सुबह के टाइम। सर वजह का अभी नहीं पता। श्रीनगर के आलोची बाग शालापुरा के रिहायशियों को कई रोज से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि महकमे PHE से इस ज़मन में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई मुस्बत रद्दमल सामने नहीं आ रहा है। पानी की किल्लत के चलते मकामी लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों के मुताबिक ईद उल अजहा के मौके पर भी पानी की किल्लत बरकरार रही। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। पिछले तकरीबन मानता हूँ कि 2-3 महीने से ज़्यादा ही शॉर्टेज चल रही है। पीछे हमने डिपार्टमेंट्स के साथ जिसका अब नाम भी चेंज किया गया, अब जल शक्ति विभाग रखा गया है इसका नाम, तो हमने उनसे टेकअप किया सर। उन्होंने फिर बाद में थोड़ा सा पानी हमें छोड़ा था, वो इंटरवल में हमें पानी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर अब पिछले 17-18 दिन से बिल्कुल टोटली बंद है सर। अब हम कैन से पानी लाता और यहाँ टैंकर आ नहीं सकता, गलियाँ छोटी है, हम क्या करें? मेहरबानी करके हमको ये मसला हल करें। मेहरबानी कर अगर नु त्रो मजबूर दिमो धरन ना त्रो। श्रीनगर के बसंत बाग गांव कदल इलाके में आज कुछ लोगों ने पीने के पानी के अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि कोविड-19 वबा के इन मुश्किल अय्याम में भी उन्हें पीने के पानी से महरूम रखा गया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इलाके में फौरी तौर पर पीने के पानी की सप्लाई बहाल की जाए। मगर अगर नलकन थोप अगर मजूर लागन क्या लागन अगर चन मज रपस 2-3 पे कड़ मगर करतन दूर ये प्रॉब्लम करतन सन दूर क्या टैंकी ना मोटर ना चीज। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावी ने कहा कि देही इलाकों में नौजवानों की कामयाबी में इंटरनेट एक बेहतरीन रोल अदा करता है और 4G की बहाली के लिए वो सरकार की तरफ से रुजू करेंगे। अनंतनाग के योगम कुकरनाग में UPSC इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले सब्जार अहमद और उसके अहल खाना से मुलाकात के बाद लावे ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सब्जार ने कम वसाइल के बावजूद इस तरह की कामयाबी हासिल करके एक मिसाल कायम की। मैंने देखा कि इसके वालिदैन जो इसकी माँ है, फादर है, वो उसका बड़ा भाई, उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जन्नत से ये इसकी माँ आई है और अपने बच्चे को इतना प्रिपेयर कर दिया है इसकी माँ ने। वो सारा जो योगदान मुझे लगता है इसमें इसके पीछे जो हाथ है इसके वालिदैन का, इसके माँ का और इसके बड़े भाई का। और यहाँ जो मैंने देखा यहाँ गाँव में यहाँ आके जो लोगों में एक्सप्रेशन बढ़ी है, मुझे लगता है कि आने वाले कल में हमारे ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, क्योंकि सब्जार की वजह से ये इलाका बहुत खुश है। मैं आने वाले कल में गवर्नर से भी मिलूंगा और प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा अगले 2-3 दिन में कि हमारे जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है हमारे कश्मीर में, इसको जल्द बहाल किया जाए, ताकि हमारे कश्मीर से जो टैलेंट बाहर निकलेगा वो मुल्क के बड़े ओहदों में काम करेगा। जिला अनंतनाग में नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट में नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाने की गर्ज से मुख्तलिफ मकामात पर 11 प्रैक्टिस विकेट कायम किए गए हैं। इसी तरह की एक विकेट का इफ्तिताह अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सिधा, बैनुल अक़वामी क्रिकेटर परवेज़ रसूल और कमल ग्रुप के MD फारूक अमीन भी मौजूद थे। DC ने कहा कि हाई ग्राउंड अनंतनाग में जदीद सहूलियात से लैस एक स्टेडियम को भी जल्द ही तैयार किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी टैलेंट क्रिकेट के हवाले से हमारे काफ़ी 17-18 बच्चे नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, रांची खेल चुके हैं। हमारे परवेज़ रसूल साहब जैसे वो IPL खेल चुके हैं, इंटरनेशनल टीम में भी खेल चुके हैं। एक लड़का हमारा आज फिर IPL में दुबई में जा रहा है। तो इस लिहाज से हम लोग एक कड़ी थी कि हम लोग को प्रैक्टिस विकेट की यहाँ कमी थी। एक पहली विकेट हमने यहाँ बनाई है, दूसरी 11 विकेट और हम बना रहे हैं, वो ऑलरेडी हमने सैंक्शन दे दिया है और विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स वो जो विकेट्स भी तैयार होंगे। पहला प्रैक्टिस विकेट है। इसके साथ में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने हमारे फंड्स अप्रूव किए हैं 11 और विकेट्स के लिए, जो कि तकरीबन हर किसी तहसील लेवल पे विकेट होगा हमारा, ताकि बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम और भी ग्राउंड्स बनाएंगे। यहाँ के लोकलिटी जो मतलब यहाँ के मेन टाउन है, यहाँ के क्रिकेटर्स को काफ़ी बूस्ट मिलेगा यहाँ पे, और हमारे अच्छे क्रिकेटर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में और भी हम। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शोपियां के धुनारू किलर में गुजर और बकरवाल तबके के लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया
उन्होंने बुनियादी सहूलियात फराहम कराने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कबायली तलबा के लिए स्कॉलरशिप के अलावा सड़क, बिजली, पानी और अस्पताल का मुतालबा किया। उन्होंने LG को इस ज़िम्मन में मदाखलत की अपील की और मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाने पर सड़कों पर एहतजाज का इंतबा दिया। यहाँ पे रोड का मसला है। जो शर्मा में जब 8 फुट 7 फुट बर्फबारी होती है यहाँ पे, तो हमें अपनी माँओं बहनों को अस्पताल तक कंधों पे ले जाना पड़ता है। हमें पानी का मसला है, पानी हमें पीने के लिए पानी नहीं फराहम किया गया है। हमारी एक वाटर सप्लाई स्कीम अगर यहाँ पे चालू की जाती तो मेरे हिसाब से उससे 2-4 हमारे 5-6 गाँव जो है उनको पानी मिल सकता था। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से चूँकि कहा जा रहा है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमें नेटवर्क नहीं है, हमारा यहाँ पे टावर नहीं है, तो हम कौन सी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे दे सकते हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने आज बांडीपुरा का तफसीली दौरा किया। उन्होंने इलाके में जारी ज़रई सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने वटापुरा इलाके का भी दौरा करके साइल टेस्टिंग लैब का भी मुआयना किया। डायरेक्टर ने ज़रई शोबे को फ़रोग देने के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी जायजा लिया। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एग्रीकल्चर की नस्बत से, और हमने कई स्कीमें यहाँ पर लास्ट ईयर भी चलाई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको पता है कि एक फोकस एरिया है। हमारे LG साहब का भी ये इस वक्त डायरेक्शन है कि एग्रीकल्चर इज टू बी स्ट्रेंथन एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि बिकॉज की ये एग्रेरियन रियासत है जहाँ पर 70% लोग इसके साथ। बार एसोसिएशन कुपवाड़ा ने आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर खामोश एहतजाज किया। एसोसिएशन के सदर एडवोकेट मोहम्मद शफी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कोविड-19 के तनाजुर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर वकला के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जिसको देखते हुए कामकाज पर असर पड़ने के साथ लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि कम अज़ कम उन्हें अपने चैम्बरों में जाने की इजाज़त दी जाए ताकि बवक्त ज़रूरत वो अपने दस्तावेज हासिल कर सकें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शंस आई हैं कि कोर्ट में काम चलाया जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सिर्फ एक हमारे कुपवारा में वर्चुअल मोड का भी कोई इस्तिफादा लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारे चैम्बर्स खोले जाए ताकि अगर हमें कोर्ट के अंदर इजाज़त ना भी हो वहाँ वर्चुअल मोड ही चले, लेकिन कम से कम हमारे ऑफिसेज अंदर हैं, वो ऑफिसेज तक हमारी एक्सेस होनी चाहिए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डंगमर्ग में आज सुबह आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फायर सर्विस अमला और पुलिस जाए वारदात पर जल्द पहुँच गए और आग बुझाने की कोशिश की। अमले ने आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की। अस्पताल में दाखिल मरीजों को फ़िलहाल हैरीविटनो हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया है। आग लगने से अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने डंगमर्ग पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया और आतिशज़दगी से हुए नुकसान का जायजा लिया। इलाके के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर ये जल जाता है तो यहाँ के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। तो इस सिलसिले में मैंने फ़ौरन, हालांकि मैं बाहर आजकल कम ही निकलता हूँ कोविड-19 की वजह से, तो मैं फौरी तौर यहाँ पहुँचा। लेकिन जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की तो जो ही आग लग गई है, जो फायर सर्विस है उनकी इमीडिएट इंटरवेंशन से ये खतरनाक आग पर जल्दी काबू पाया गया। किश्तवाड़ के जिला तरक्याती कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने छतरू ब्लॉक की 6.66 किलोमीटर लंबी हवा लिंक रोड को मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। PMGSOY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक पहले मरहले का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले का काम, जिसमें मैग्नेमाइजेशन का काम भी शामिल है, दिसंबर 2020 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। DDC ने अपने लोगों के मसाइल भी सुने। डोडा के दूर दराज के देहात में मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया है। PMGSY के जरिए आज़ादी के बाद पहली मरतबा कश्तीगढ़ सारस रोड और चिले दंदाल रोड पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया है, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इस मौके पर लोग मरकजी हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के काम की सताइश कर रहे हैं। के बाद पहली बार इस तहसील कास्तीगढ़ में पहली बार ब्लैक टॉपिंग हुई है और रोड भी पहला ही है। जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो रोड है चिली टू दंदल और सारस टू कास्तीगढ़, ये जो ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। हम सबसे पहले ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उसके बाद तहसील इंतज़ामिया का। सबसे अच्छी जो बात है, हमारा यहाँ जो भी फील्ड स्टाफ है PMGSY का बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कोऑपरेट किया लोगों ने उनके साथ, उन्होंने लोगों के साथ किया और बहुत अच्छा काम जा रहा है। लुक का काम जो है बहुत
अच्छे तरीके से हुआ और फर्स्ट क्लास तरीके से किया डिपार्टमेंट ने। इसके अलावा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस इलाके में आकर हमारे इस काम को देखा कि क्या ये काम इस प्रोग्रेस में चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मैं सरकार का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि PMGSY का काम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं उसमें कि उन्होंने तवज्जो दी इस दूर दराज इलाके के लिए। उसके बाद डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि उन्हें वक्तन फ़वक्तन यहाँ आकर हमारी जो है मुश्किलात को देखा, समझा। बहुत मुश्किलात होती थी, हमको बहुत दूर जाना पड़ता था, यहाँ से डोडा जाना पड़ता था, 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता था पैदल, वहाँ से अपना ज़रूरियत का सामान लाना पड़ता था हमको। अब हम बहुत खुश हैं, ये रोड आने से ऊपर टॉप तक चला गई ये रोड, बहुत फ़ायदा है लोगों को। कोरोना वबा के चलते लेह में इस साल ईद गदीर के मौके पर बड़े इज्तिमात और महफिलों का इनकाद नहीं किया जाएगा। लेह के इमामबाड़ा में अंजुमन इमामिया लेह टाउन ने एक सादा तकरीब मुनक्किद करके तबरुकात मुसाफिरों और कोविड अस्पतालों में तकसीम किए। ईद गदीर मना रहे हैं तो कोरोना की वजह से ये ईद का प्रोग्राम पब्लिक जमा ना करने की वजह से नहीं हो सका। बाज़ार से जो गुज़रते हैं उनको यहाँ जूस बिस्कुट वगैरह ऐसे तबरुकात हमने दिए हैं। पटन के सेरो डांगरपुरा में सागर कल्चरल फोरम की जानिब से एक महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ जिसमें शिरकत करने वाले शोरा ने कोरोना वायरस के बायस पैदाशुदा हालात और दीगर मौज़ूआत पर अपना कलाम सुनाया। इस तकरीब के दौरान कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया गया और समाजी दूरी का ख़ास ख्याल रखा गया। मुशायरे में कई शोरा कराम ने दूर दराज इलाकों से शिरकत की। शोरा ने अपने कलाम के ज़रिए लोगों से अपील की कि वो मौजूदा हालात के पेश नज़र एक दूसरे की मदद करें। नौदल चतुर्थी के मौके पर तराल अवंतीपुरा के कदीम नौदल मंदिर में खुसूसी पूजा अंजाम दी गई। मौजूदा हालात की वजह से आयत पाबंदियों के तनाजुर में आसपास की देहातों के चंद अकीदतमंदों ने ही मंदिर में पूजा की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने मुक़द्दस डुबकी भी लगाई। कोरोना वबा के चलते सालाना श्री मनी महेश यात्रा को मनसूख कर दिया गया है। ये यात्रा हर साल कलंगनी मंदिर भेलिसा से हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के भारमूर कबायली इलाके तक निकाली जाती है। कोरोना वबा के चलते मजहबी रिवायत का छोटे पैमाने पर एहतमाम किया जाएगा। इस यात्रा में शिरकत के लिए चुनिंदा अफराद को शनाख्ती कार्ड जारी किए जाएंगे। यौम आज़ादी की तक़रीबात को अहसन तरीके पर मुनक़्क़िद किए जाने के हवाले से आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में DC शौकत एजाज भट्ट की सदारत में मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर पुलिस और इंतज़ामिया से वाबस्ता अफसरान मौजूद थे। DC ने यौम आज़ादी के सिलसिले में होने वाली तक़रीबात को हतमी शक्ल दी और सिक्योरिटी व दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। DC गांधरबल ने यौम आज़ादी तक़रीबात के सिलसिले में एक अहम मीटिंग की सरबराही की। मीटिंग में SSP गांधरबल समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। यौम आज़ादी की तक़रीब गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज गदुरा के स्टेडियम में मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया। कोरोना वबा के चलते तकरीब में स्कूली तलबा की शिरकत पर पाबंदी लगाते हुए सकाफती प्रोग्राम को मनसूख करने और तकरीब को मुख्तसर करने का फैसला किया गया। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।